जी हाँ दोस्तों, विज्ञान से संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ। हर एक ऑप्शन का व्याख्या देख लीजिए, मतलब हर एक ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, आवेग का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आवेग के बारे में सभी को जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न बनता है। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, और इम्पल्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर क्षणिक समय के लिए लगाया गया बल आपका इम्पल्स कहलाता है। यानी इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और एफ इंटू डेल्टा टी, यानी क्षणिक समय और बल के गुणनफल को ही हम कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन होता है। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। डाइन बल का सीजीएस सिस्टम का मात्रक होता है, और आपका न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो चारों ऑप्शन का आपने देख लिया किसका क्या मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं होता है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला ऑप्शन है डेसिबल। तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है डेसिबल होता है। हॉर्स पावर इंग्लिश में कहते हैं अश्व शक्ति, और एक हॉर्स पावर होता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये होता है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, और ये पावर की यूनिट होती है। दोस्तों अगला है समुद्री मील, यानी नौ संचालन में दूरी की इकाई। तो नौ संचालन में दूरी की इकाई आपका समुद्री मील में ही मेजर की जाती है, जिसे नॉटिकल भी कहते हैं। और ये आपका हो गया, तो ये भी सही है और ये भी सही है। कौन सा इसमें गलत है? डॉब्सन। ये आपका ओजोन लेयर की सांद्रता बताता है। ओजोन की सांद्रता का यूज जहाँ किया जाता है वहाँ डाप्सन का, उसका इकाई डाप्सन से हम मेजर करते हैं। यानी डाप्सन का सामान्यतः प्रायः आप ओजोन की सांद्रता बताता है। तो ऊष्मा की इकाई जूल और कैलोरी होती है, जो कि ये मैच नहीं है। तो आपका यह आंसर सही होगा। और ये तो आपका हमने बताया कि ये सब सही है। इसमें गलत कौन सा है? डाप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है जब गोताखोर गोता लगाता है, यानी तो उसके कान के पर्दे के पास का जो दाब होता है जल के दाब के बराबर होता है, जो कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो बाहर के दाब और अंदर के दाब को नियंत्रित करने के लिए कान का पर्दा तन जाता है, और अधिक तनाव के कारण कभी कभी वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह आपका सही है। तो आपका जो होगा प्रश्न, ये उच्च जल दाब के कारण होगा, ना तो ऑक्सीजन की कमी से, ना तो उच्च वायुमंडलीय दाब की कमी से, और उच्च जल दाब के कारण ऐसा होता है। और ये सभी जो लिखा है ये भी आपका गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, विस्थापन और दूरी, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। जब कोई भी वस्तु एक स्थान से गमन करते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है तो उसका विस्थापन सदैव शून्य होता है। तो ये आपका आंसर होगा इसमें बी। तो ये आपका आंसर हो गया शून्य। एक चली गई दूरी के बराबर गलत है, गणना संभव नहीं है, तीनों ऑप्शन आपका गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से और भी प्रश्न आपके लिए है, और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप कभी सोचते नहीं है। वो भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। बहुत ही आसान भी नहीं पूछा जाता, बहुत कठिन भी नहीं पूछा जाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों बोर्ड पे दो और प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके पूछा जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जी हाँ दोस्तों, जरूर होता है ऐसा। देखिए इसका मतलब समझिए,
पहला जो ऑप्शन दिया है जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है कि किसी अक्ष के परितः यदि कोई पिंड मूव करता है तो उसके मूव का जो विरोध करता है, घूमने का जो विरोध करता है, वही आपका जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ऐसा इस प्रश्न में नहीं है, अश्वरोही मूव नहीं कर रहा है, मतलब घूम नहीं रहा है किसी अक्ष के परितः, ये भी गलत होगा। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास ना तो आप पैदा कर सकते हैं और ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। और गति का तीसरा नियम, तो गति का तीसरा नियम एकदम गलत है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है विश्राम जड़त्व, यह आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर जो पढ़ेंगे कोई भी प्रश्न रहेगा उसके बारे में समझते हैं तो आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो 1 किलोवाट किस, यानी 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। यहाँ पर दिया है शक्ति, ऊर्जा, ए और बी दोनों संवेग, तो संवेग तो होगा ही नहीं। P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग, जिसे P से डिनोट करते हैं। तो इसमें कहीं भी आपका किलोवाट घंटा तो आएगा ही नहीं, तो वैसे ही आपका शक्ति भी आपका किलोवाट घंटा का मात्रक, इस शक्ति का मात्रक नहीं होता है। और ए ओ बी दोनों लिखा है, तो इसमें ऊर्जा का मात्रक भी होता है। 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है दोस्तों, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे नए नए प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पूरा साइंस पढ़ने के लिए दोस्तों कमेंट करिए, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर जो वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।